जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज टीजीटी इंग्लिश की बुक प्रकाश प्रकाशन की जो हमारे पास है सुधीर के अरोरा, उसमें बारी बारी से जो मल्टी चॉइस क्वेश्चन हैं लिटरेचर वाले, उन सभी को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम टेस्ट सीरीज पहली डालने जा रहे हैं, अपलोड करने जा रहे हैं। पहली सीरीज ये लिटरेचर से, लिटरेरी टर्म से आ रही है, क्योंकि इसमें लिटरेरी टर्म ही पहले दिए गए हैं लिटरेचर के अंतर्गत। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन दिया है इसमें कि कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है कॉमिक ड्रामा का एक टर्म है। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो है एक कॉमिक ड्रामा का टर्म है, एक टाइप का, मतलब कॉमिक ड्रामा का एक प्रकार का टर्म है। ये जॉन फ्लेचर ने इसको स्टार्ट किया था और एक इनके साथ में और थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया, अप्लाई किया था। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो एक टर्म है, इसको अप्लाई किया था कॉमिक ड्रामा के अंतर्गत, कॉमिक ड्रामा की तरह जॉन फ्लेचर ने। और दूसरे का नाम तुम्हें बताना है, बेन जॉनसन थे या शेक्सपियर थे या सैमुअल जॉनसन थे या मिल्टन थे। तो सही ऑप्शन है बेन जॉनसन। मतलब जॉन फ्लेचर और बेन जॉनसन, इन दोनों ने कॉमिक ड्रामा के प्रकार का, कॉमिक ड्रामा में एक कॉमेडी ऑफ ह्यूमर एक टर्म अप्लाई किया था। इन दोनों ने, जॉन फ्लेचर ने और बेन जॉनसन ने। क्वेश्चन नंबर दूसरा, कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू कहां से उत्पत्ति हुई इसकी? कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू INTRIGUE। क्वेश्चन 50 आएंगे इस सीरीज में, 50-50 करके क्वेश्चन देंगे। तो कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू की उत्पत्ति स्पेन में हुई, लंदन में हुई, या अमेरिका में हुई, या आयरलैंड में हुई? तो सही ऑप्शन है स्पेन। कॉमेडी ऑफ इंटरव्यू की उत्पत्ति जो है वो स्पेन में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उत्पत्ति फ्रांस में हुई। किसने फ्रांस में इसकी उत्पत्ति की? जॉनसन ने, फ्लेचर ने, मॉलिरिए ने, या शेक्सपियर ने? तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उत्पत्ति फ्रांस में की ना तो जॉनसन ने, ना तो फ्लेचर ने, ना तो शेक्सपियर ने। इसकी जो उत्पत्ति की वो मॉलिरिए ने की। किसने की? मॉलिरिए ने की। इसको आप सुने ध्यान से, आप देखने के चक्कर में ना पड़े, ध्यान पूर्वक सुने, सारे क्वेश्चन आपको याद आए। अगला है क्वेश्चन नंबर चौथा, किसने कहा करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिंग मस्ट एट ऑल टाइम्स बी द मैटर ऑफ ट्रू कॉमेडी? मतलब करेक्शन ऑफ सोशल एब्सर्डिटीज, मतलब सामाजिक बुराइयों में सुधार सदैव हर समय तय होना चाहिए। किसका मैटर होना चाहिए? ट्रू कॉमेडी का। मतलब एक सच्ची कॉमेडी का मैटर सदैव ही हर समय सामाजिक बुराइयों का करेक्शन होना चाहिए। ये किसने कहा? शेक्सपियर ने कहा, मिल्टन ने कहा, या ग्रीस कर्नाड ने कहा, या मॉलियर ने कहा? तो ये कथन कहा था मॉलियर ने, जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स की उत्पत्ति फ्रांस में की थी। मॉलियर ने, मॉलियर साहब ने कहा था कि कॉमेडी करो, लेकिन सदैव उसका एक ही मैटर होना चाहिए, वो होना चाहिए सोशल एब्सर्टीज का करेक्शन। क्वेश्चन नंबर 5वां, क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कॉमेडी ऑफ मैनर्स फला फूला एक विशेष रूप में इंग्लैंड में। तो किस पीरियड में? वैसे कॉमेडी ऑफ मैनर्स फ्रांस में शुरू हुआ था
मोलियर साहब ने इसको शुरुआत की थी, उत्पत्ति की थी। लेकिन इंग्लैंड में ये खूब फला फूला, एक विशेष एज में फला फूला, एक विशेष पीरियड। कौन से पीरियड में? एलिजाबेथन पीरियड में, या विक्टोरियन पीरियड में, या रेस्टोरेशन पीरियड में, या रोमांटिक पीरियड में? तो सही ऑप्शन है रेस्टोरेशन पीरियड में ये खूब फला फूला कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसकी फ्रांस में उत्पत्ति मोलियर साहब ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 6वां, कॉन्ग्रीव एंड एथर्ज ये दोनों राइटर हैं किसके? कॉन्ग्रीव CONGREV और एथर्ज ETHERGE। कॉन्ग्रीव और एथर्ज ये दोनों राइटर जो हैं, एथर्ज कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के, या कॉमेडी ऑफ मैनर्स के, या कॉमेडी ऑफ सिचुएशन के। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के तो हमने राइटर बताए हैं आपको, फ्लेचर और कौन थे? बेन जॉनसन थे। और कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर मॉरिरे थे। तो सही ऑप्शन जो है इसमें वो है कॉमेडी ऑफ मैनर्स के। ये दोनों राइटर इंग्लैंड के हैं, कॉन्ग्रीव एंड एथर्ज। क्वेश्चन नंबर 7, ए फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपैरिजन इज नोन एज। एक फैंसीफुल छवि या एक तुलनात्मक स्टार्लिंग जानी जाती है, मतलब एक फैंसीफुल इमेज और या स्टार्लिंग कंपैरिजन जाना जाता है किस नाम से? आइडेंटिटी कहा जाता है, या इमेजरी कहा जाता है, या मेटाफोर, या कॉन्सिएट। तो एक फैंसीफुल इमेज और स्टार्लिंग कंपैरिजन को कॉन्सिएट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कॉन्सिएट, CONCEIT। क्वेश्चन नंबर 8वां, द स्ट्रगल बिटवीन टू कैरेक्टर्स, टू फोर्सेस, मतलब या तो दो पात्रों के मध्य में संघर्ष या दो ताकतों के मध्य में संघर्ष। मतलब ऐसी रचना जिसमें दिखाया जाता है दो पात्रों के मध्य में संघर्ष या दो शक्तियों के मध्य में संघर्ष, तो उस रचना को क्या कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, स्ट्रगल कहते हैं, या फाइटिंग कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दो पात्रों के मध्य में संघर्ष या दो शक्तियों के मध्य में संघर्ष जब दिखाया जाता है किसी रचना में तो उसको कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT, कॉन्फ्लिक्ट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट में बी टू काइंड्स, आउटर एंड। और कॉन्फ्लिक्ट जो हो वो दो प्रकार के होते हैं, एक आउटर होता है और दूसरा इनर होता है, या इंट्रोवर्ट होता है या एक्सटर्नल होता है। तो ना तो एक्सटर्नल होता है ना इंट्रोवर्ट होता है। दो प्रकार बताए गए कॉन्फ्लिक्ट के, एक आउटर होता है मतलब बाहरी लोगों से आउटर कॉन्फ्लिक्ट होता है, या अंदर से ही अपना स्ट्रगल होता है। हमने बताया ना कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? दो पात्रों या दो ताकतों के मध्य में संघर्ष होता है, और ये संघर्ष या तो अंदर से होता है, हमारे दो विचार आए सत्य और असत्य, इनके बीच में हम अंदर ही अंदर संघर्ष करें, या बाहर से होता है। अगला क्वेश्चन है, डेनोटेशन इज दी। डेनोटेशन क्या होता है? शब्द की मीनिंग को स्वीकार करना, ये डेनोटेशन होता है, या शब्द की मीनिंग को ना स्वीकार करना, ये डेनोटेशन होता है, या उपसंहार यानी कॉन्क्लूजन डेनोटेशन होता है। तो सही ऑप्शन है किसी शब्द की मीनिंग को स्वीकार करना ही डेनोटेशन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 11, द इम्प्लीकेशन ऑफ समथिंग मोर देन द एक्सेप्टेड और प्राइमरी मीनिंग, मतलब प्राथमिक अर्थ जो स्वीकार किया गया उससे भी कुछ अधिक इम्प्लीकेशन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? मतलब प्राथमिक अर्थ या जो स्वीकार अर्थ है उससे कुछ ज्यादा इम्प्लीकेशन हो जाए तो उसको कहते हैं कॉनोटेशन कहते हैं, या डिनोटेशन कहते हैं, या इंटरप्रिटेशन कहते हैं, या सजेशन कहते हैं। तो डिनोटेशन तो हम बता चुके हैं, जैसा शब्द हो उसकी वैसी ही मीनिंग स्वीकार करना डेनोटेशन हो गया, तो ये तो हो नहीं सकता।
सजेशन किसी शब्द को मतलब सजेस्ट करें, हम बताएं कि हाँ इस शब्द का इसमें प्रयोग होता है। सही ऑप्शन है कोनोटेशन, CONNOTATION। कोनोटेशन कहलाता है जब प्राथमिक शब्द से कहीं कुछ ज्यादा इम्प्लीकेशन किया जाए, किसी शब्द का अर्थ से ज्यादा उसका इम्प्लीकेशन हो तो उसे कहते हैं कोनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन अनएक्सपेक्टेड एंड सेंसेशनल टर्न इन ए प्ले इज नोन। मतलब कोई जैसे प्ले है और ऐसी उसमें घटना घट जाए, ऐसा उसमें बदलाव आए जिसकी हम आशा नहीं करते हैं, भावात्मक टर्न आ जाए और उसकी आशा नहीं करते हैं, तो उसको प्ले में ऐसे टर्न को क्या हम लोग कहते हैं जिसकी हम आशा ना करें और ऐसा टर्न आ जाए तो उसे या तो मेलोड्रामा कहते हैं, या कूप डी थिएटर कहते हैं, या एब इनिडियो कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो नाटक में जिसकी हम आशा ना करें, ऐसा सेंसेशनल टर्न आ जाए, तो इस घटना को, इस टर्न को कूप डी थिएटर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है, कूप डी थिएटर कहते हैं। 13वां क्वेश्चन, इसमें दो कॉन्सेक्टिव लाइन होती हैं वर्स की, मतलब राइमिंग इसमें होगी, मतलब इसमें दो लाइनें होंगी और दोनों ही लाइनों की रिदम जो है मिलती होगी एक दूसरे से। दो लाइनें होंगी, कॉन्सेक्यूटिव लाइन होंगी बिल्कुल आसपास पास में बराबर की, और दोनों लाइन की रिदम भी मिलती होगी और सेम इनका मीटर होगा, मतलब न कम होंगे न ज्यादा होंगे इसमें मीटर, सेम मीटर होंगी, दो लाइनें होंगी, दोनों की रिदम मिलती होगी, दोनों लाइनें जो हैं कॉन्सेक्टिव होंगी। तो इस दोनों लाइनों के जोड़े को क्या कहेंगे? ट्रिपलेट कहेंगे, या स्टेंजा कहेंगे, या कपलेट कहेंगे? तो इसको कहेंगे कपलेट। दो लाइनें सेम मीटर रिदम मिलती हो तब ऐसी लाइनों को कपलेट कहते हैं। 14वां क्वेश्चन, अब्राहम काउले ने मेट्रिकल फॉर्म इन्वेंट किया, किसका? अब्राहम काउले जो एक थे लेखक, उन्होंने मेट्रिकल फॉर्म मतलब कैसा क्या रूप होना चाहिए कविता का, ये मेट्रिकल फॉर्म उन्होंने इन्वेंट किया, आविष्कार किया। तो किसका? अब्राहम ओड का किया, या काउलियन ओड का किया, या होरेशियन ओड का किया, या नन ऑफ दीज? तो उन्होंने काउलियन ओड का मेट्रिकल फॉर्म इन्वेंट किया था। किसने? अब्राहम काउले ने। क्वेश्चन नंबर 15वां कह रहा है, एन आर्टिकल इन क्रिटिसिज्म ऑफ ए लिटरेरी वर्क इज नोन। मतलब एक साहित्यिक कार्य का क्रिटिसिज्म में, मतलब समालोचना में, एन आर्टिकल को क्या कहते हैं? जो एक लेख होता है आलोचना में, एक साहित्यिक कार्य की आलोचना में एक लेख होता है, मतलब कोई साहित्यिक कार्य है और उस साहित्यिक कार्य की समालोचना में जो एक लेख होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं क्रिटिक्यू कहते हैं, या क्रिटिसिज्म कहते हैं, या इंटरप्रिटेशन कहते हैं, या डिनाउंसमेंट कहते हैं। तो जब किसी लिटरेरी कार्य के समालोचना में एक लेख लिखा जाता है तो उसे क्रिटिक्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिटिक्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज। मतलब शब्दों का चुनाव और शब्दों की व्यवस्था भाषण में और लेख में जब की जाती है, शब्दों का चुनाव और शब्दों की व्यवस्था जब लेख में या तो बोलने के लिए की जाती है तो इसको क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं, या पैशन कहते हैं, या फिक्शन कहते हैं, या डिक्शन कहते हैं। तो द सिलेक्शन ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन स्पीच एंड राइटिंग इज डिक्शन। तब इसको डिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिक्शन। क्वेश्चन नंबर 17, फोर्सफुल वर्बल अटैक और क्रिटिसिज्म। मतलब जोर देके मौखिक अटैक या समालोचना क्या कहलाती है? जोरदार मौखिक आक्रमण या समालोचना क्या कहलाती है? जोरदार मौखिक अटैक या समालोचना जोरदार क्या कहलाती है? क्रिटिक्यू कहलाती है,
या डाइट्राइब कहलाती है, या हुमिलिएशन कहलाती है, या कैथारसिस कहलाती है। तो क्रिटिक्यू तो हमने अभी बताया था, एक साहित्यिक कार्य की समालोचना में जो लेख लिखा जाता है उसे क्रिटिक्यू कहते हैं। इसमें ऑप्शन बी सही होगा, डाइट्राइब होगा। डाइट्राइब शब्द सही होगा। एक जोरदार मौखिक अटैक या समालोचना जोरदार, उसे डाइट्राइब कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, टू रिटन और स्पोकन वोवेल प्रोनाउंस्ड इन वन सिलेबल, मतलब दो लिखे या बोले जाने वाले स्वर उच्चारित किए जाते हैं एक सिलेबल में, मतलब दो लिखे हुए या दो लिखे जाएं या बोलने वाले स्वर जो हैं उच्चारित किए जाते हैं एक ही सिलेबल में, एक ही सुर में, तो उसे क्या कहते हैं? डिप्थोंग कहते हैं, या लॉन्ग थोंग कहते हैं, या कोलोक्यूलिज्म कहते हैं। तो जब दो सुर लिखे या बोले जाएं एक ही बार में तो उसे डिप्थोंग कहते हैं। डिप्थोंग, DIPHTHON, डिप्थोंग कहते हैं। अगला दिया है, ए सॉन्ग और हिम ऑफ मॉर्निंग कंपोज्ड और परफॉर्म्ड एज ए मेमोरियल टू ए डेड पर्सन। कह रहा है एक गीत या एक भजन विलाप करते हुए रचा जाए या परफॉर्म किया जाए, याद में किसकी? एक मरे हुए व्यक्ति की, मतलब एक मृतक व्यक्ति की याद में गीत परफॉर्म किया जाए या विलाप गीत रचा जाए, भजन या संगीत, तो उसे क्या कहते हैं? लिरिक या बैलेड या डर्ज या नन ऑफ दिस। तो इसे ना तो लिरिक कहते हैं ना बैलेड कहते हैं, डर्ज। जब एक गीत या भजन विलाप का लिखा जाए या परफॉर्म किया जाए एक मृतक व्यक्ति की याद में तो उसे डर्ज कहते हैं, DIRGE। अगला है, ए कॉमिक वर्स ऑफ इर्रेगुलर मेजर, मतलब अनियमित मेजर की एक हंसी मजाक की कविता क्या कहलाती है? कॉमेडी, ट्रेजेडी, फार्स या डॉगरेल। तो एक इर्रेगुलर मेजर की कॉमिक वर्स को कहते हैं डॉगरेल, DOGGEREL, डॉगरेल कहते हैं। कॉमेडी, ट्रेजेडी तो नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं डॉगरेल, इर्रेगुलर मेजर की एक कॉमिक कविता। अगला है, शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पैस्टोरल लाइफ, मतलब एक ग्रामीण जीवन और एक ग्रामीण जीवन या पैस्टोरल जीवन का एक छोटी डिस्क्रिप्टिव कविता को क्या कहते हैं? ए शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पोएम ऑफ रूरल और पैस्टोरल लाइफ, एक ग्रामीण जीवन के बारे में जो एक छोटी डिस्क्रिप्टिव कविता होती है उसे इक्लोग्यू कहते हैं, ECLOGUE, इक्लोग्यू कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22वां है, ओमिशन ऑफ साउंड बिटवीन टू वर्ड्स, यूजुअली ए वोवेल एंड द एंड ऑफ वन वर्ड और द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज नोन एज। इसमें बता ये रहा है कि एक सुर का ओमिशन, ओमिशन मतलब निषेध, एक शब्द, एक सुर का निषेध एक सुर का निषेध दो शब्दों के बीच में, दो शब्दों के बीच में एक सुर का निषेध, सुर मतलब एक साउंड, एक आवाज का निषेध। कैसे? मुख्य रूप से जैसे एक सुर होता है और एक शब्द की समाप्ति पर और वही दूसरे की शुरुआत बन जाए, मतलब एक शब्द जो लिखा है उसकी जो जिस सुर से लास्ट में जिस आवाज से अंत हो और उसी आवाज से दूसरे शब्द की शुरुआत हो, तो ऐसे सुर को, ऐसी साउंड को क्या कहते हैं? एलिसन कहते हैं, ELISION। क्या कहते हैं? एलिसन। ना तो ओमिशन कहते हैं ना साइलेंट साउंड कहते हैं, इसे कहते हैं एलिसन। ओमिशन ऑफ ए साउंड बिटवीन टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों की आवाज के मध्य में सुर का निषेध, मतलब शुरुआत निषेध है, मतलब जो लास्ट शब्द जो दिया है उसके जो लास्ट में आवाज आए उस आवाज से दूसरा शब्द ना शुरुआत हो तो इसे कहते हैं एलिसन। समझ में? नेक्स्ट,
ओमिशन और सप्रेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस, मतलब या तो निषेध या तो सप्रेशन शब्दों के पार्ट या वाक्य के, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलिप्सिस, मतलब शब्दों के पार्ट का सप्रेशन या ओमिशन, शब्दों या वाक्यों के पार्ट का सप्रेशन या ओमिशन जो है निषेध या प्रभाव कहलाता है इलिप्सिस। क्या कहलाता है? इलिप्सिस, ELLIPSIS। आगे लिखा है ए करेक्शन बाय इमेंडिंग, ए करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग, मतलब सुधार के द्वारा, इमेंडिंग मतलब कुछ बदलाव करके उसमें संशोधन करके सुधार किया जाए, या एक करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग मतलब जटिल एडिटिंग से एक करेक्शन हो जाए, मतलब क्रिटिकल एडिशन से उसमें एक करेक्शन हो जाए या करेक्शन सुधार करते करते हो जाए, तो इसे क्या कहेंगे? ए करेक्शन बाय इमेंडिंग या ए करेक्शन रिजल्टिंग फ्रॉम क्रिटिकल एडिटिंग, तो इसे कहेंगे इमेंडेशन। क्या कहेंगे? इमेंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग एंड इंटर्निंग इनटू अनदर्स फीलिंग, मतलब समझना या प्रवेश करना दूसरों की भावनाओं में, मतलब दूसरों की भावनाओं को समझना या उसकी भावनाओं में प्रवेश होना, ये क्या कहलाता है? एम्पैथी कहलाता है या सिंपैथी कहलाता है या होमोपैथी कहलाता है या कैथार्सिस कहलाता है? तो समझना और प्रवेश करना दूसरों की भावनाओं में एम्पैथी कहलाता है। क्या कहलाता है? एम्पैथी। क्वेश्चन नंबर 26वां, ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, मतलब कोई लेख शुरू कर रहे हो तो कोई कोटेशन उसकी शुरुआत में किसी विद्वान का या किसी बड़े विद्वान की कहा गया कोटेशन, तो उससे अगर अपने लेख की शुरुआत कर रहे हो, ए कोटेशन एट द बिगिनिंग ऑफ सम पीस ऑफ राइटिंग, मतलब लेख की शुरुआत में कोटेशन से किसी महान व्यक्तित्व की बात से कर रहे हो कोटेशन से, तो वो क्या कहा जाएगा? तो उसे कहा जाएगा एपिग्राफ, EPIGRAPH, एपिग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन inscription on a tombstone or monument in memory of the person buried there, मतलब ये कह रहा है कि एक खुदाव या एक खोद के जो लिखा जाता है, और किस पर? टॉम स्टोन पर, मतलब जो कब्र है, कब्र के पत्थर पर जो गोदा जाता है, या कुछ मोनूमेंट या कब्र हो या कोई दरगाह हो, उस पर जब गोदा जाता है, और किसके लिए? जो व्यक्ति उसके अंदर दफन है उसकी याद में जो गोदा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है एपीटैफ। उस स्थान को कहते हैं एपीटैफ, EPITAPH, एपीटैफ। अगला है ए सॉन्ग और पोएम इन ऑनर ऑफ ए मैरिज, शादी के सम्मान में एक गीत या कविता जो होती है उसे क्या कहते हैं? एपिथैलमियन या वेडिंग सॉन्ग या मैरिटल स्टेटस, तो इसे कहते हैं एपिथैलिमियम। एपिथैलिमियम जो है ये एक कविता है, एक गीत है जो मैरिज के ऑनर में गाया जाता है या लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन that is substituted for one that is considered offensive, कह रहा है एक इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन मतलब अप्रभावशाली प्रभाव, अप्रभाव माने ऑफेंसिव, इनऑफेंसिव एक प्रभाव होता है जो किसी दूसरे के लिए ऑफेंसिव हो जाता है, मतलब एक के लिए अगर इनऑफेंसिव एक्सप्रेशन है और वही प्रभाव दूसरे के लिए ऑफेंसिव लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं यूफेमिज्म। क्या कहते हैं? यूफेमिज्म, EUPHEMISM,
यूफेमिज्म कहते हैं। 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं, कॉन्स्पिरेसी दिया गया है, ऑफेंसिवनेस दिया गया है, एबोरिज्म दिया गया है, तो सही है यूफेमिज्म। अगला है 30वां, एनी एग्रीबल साउंड्स, मतलब स्वीकारात्मक कोई आवाज को क्या कहते हैं? एग्रीबल कह सकते हो, प्लीजिंग कह सकते हो, हारमोनियस साउंड कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। तो स्वीकार करते हुए शब्द या प्लीजिंग करते हुए या हारमोनियस शब्द करते हुए, तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? ऐसे साउंड को क्या कहते हैं? तो ऐसे साउंड्स को एफोनी कहते हैं। एफोनी, EUPHONY, एफोनी कहते हैं। ना तो होमोफोनी कहते हैं, ना तो कैकोफोनी कहते हैं। इन एग्रीबल साउंड्स को ईफोनी कहते हैं। अगला है एन एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन स्पेशली ऑफ बाइबल इज, मतलब एक ऐसा व्याख्यान या क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन खास करके बाइबल का है, मतलब बाइबल का व्याख्यान है या क्रिटिकल इंटरप्रिटेशन है, तो खास करके बाइबल का हो या किसी भी चीज का हो, लेकिन खास करके बाइबल का जिसका व्याख्यान, कोई कठिन बात है उसका व्याख्यान कर रहे हो, तो उस लेख को क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे एक्जेसिस। क्या कहेंगे? एक्जेसिस, EXEGESIS, एक्जेसिस कहेंगे। ना एक्सटेसी कहेंगे, ना सवर्जिनिटी कहेंगे, ना सुप्रीमेसी कहेंगे, उसे कहेंगे एक्जेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ऐसी कॉमेडी जो ब्रॉड सैटायर और इम्प्रोवेबल सिचुएशन के द्वारा क्रिटिसाइज की जाती है। एक ऐसी कॉमेडी जो बहुत बड़ा उसमें व्यंग होता है और इम्प्रोवेबल सिचुएशन होती है, मतलब अनुपयोगी स्थिति और बहुत बड़ा व्यंग होता है, ऐसी कॉमेडी को कैरेक्टराइज किया जाता है, तो उस कॉमेडी को क्या कहते हैं? एक ऐसी कॉमेडी जिसमें ब्रॉड सैटायर हो, बहुत बड़ा व्यंग हो और इम्प्रोवेबल सिचुएशन हो, तो ऐसी कॉमेडी को फार्स कहते हैं। FARCE, जैसे लेबर लोस्ट जो विलियम शेक्सपियर की है वो फारसी है, तो इसे ऐसी कॉमेडी को फार्स कहते हैं। ना इंटरल्यूड कहते हैं, ना मास्क कहते हैं, ना मिस्ट्री प्लेज कहते हैं, ऐसी कॉमेडी को फार्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रीसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अदर देन द ऑथर। कह रहा है एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी एसे, मतलब एक परिचय देने के लिए निबंध लिखा जाता है किसी किताब के संदर्भ में, मतलब कोई किताब लिख रहे हो, उस किताब का परिचय देने के संदर्भ में एक छोटा सा ऐसे पहले लिखा जाता है, वो व्यक्ति के द्वारा। आथर मतलब किताब जैसे लेखक लिखता है, लेकिन लेखक ना उस किताब का वर्णन लिखे, परिचय लिखे, दूसरा कोई उस किताब का परिचय लिखे। जैसे गीतांजलि का परिचय W.B. ईट्स ने लिखा था, तो ऐसे लेख को क्या कहते हैं? ए शॉर्ट इंट्रोडक्टरी एसे प्रोसीडिंग द टेक्स्ट ऑफ ए बुक रिटन बाय ए पर्सन अदर देन दी ऑथर, मतलब लेखक ना लिखे, दूसरा व्यक्ति किसी किताब का परिचय दिलाने के लिए ऐसे लिखे और छोटा परिचयात्मक लेख लिखे, तो उसे कहते हैं फॉरवर्ड। क्या कहते हैं? फॉरवर्ड, FOREWORD, फॉरवर्ड। बैकवर्ड, एपीलॉग ये नहीं होते हैं, ये लिखा जाता है फॉरवर्ड कहा जाता है, FOREWORD। अगला है अनराइम्ड वर्स विदाउट ए कॉन्स्टिटेंट मेरिटिकल पैटर्न, मतलब बिना रिदम का कविता जो कॉन्स्टिटेंट मेरिटिकल पैटर्न के बिना की होती है, मतलब रिदम भी ना हो और ना ही मेट्रिकल पैटर्न उसमें हो, मतलब ना रिदम हो, ना लास्ट के भी लय ना मिले और ना ही उसमें मेट्रिकल पैटर्न भी कांस्टेंट हो, तो ऐसी कविता को फ्री वर्स कहते हैं। ना तो उसमें राइम लास्ट की मिले और ना तो मीटर पता हो कहाँ कोई लाइन बड़ी कोई छोटी, तो ऐसी कविता को फ्री वर्स कहते हैं। ऑप्शन में ब्लैंक वर्स आएगा, जंपिंग वर्स आएगा, फुल वर्स आएगा, लेकिन आपको ना ब्लैंक वर्स करना। ब्लैंक वर्स में क्या होता है, उनका मीटर जो होता है वो बराबर होता है, केवल रिदम नहीं मिलती है
है ना। लेकिन इसमें ना मेट्रिकल ना मीटर बराबर होगा और ना रिदम होगी, तो इसे कहेंगे फ्री वर्स। अगला है 35वां क्वेश्चन, फ्री वर्स इज आल्सो नोन। फ्री वर्स को और भी नाम दिया जाता है, ब्लैंक वर्स, लूज पोयम, फ्री पोयम या वर्स लीवर। तो दूसरा नाम फ्री वर्स को दिया जाता है, ना तो ब्लैंक वर्स कहेंगे, ना तो लूज पोयम कहेंगे, ना तो फ्री पोयम कहेंगे, इसको कहेंगे वर्स लीवर। फ्री वर्स का दूसरा नाम है वर्स लीवर, LIVRE। अगला क्वेश्चन है 36वां 36, ए काइंड ऑफ लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क इज नोन। मतलब एक साहित्यिक प्रकार या आर्टिस्टिक कार्य का प्रकार क्या कहलाता है। मतलब एक साहित्यिक कार्य जो होता है या कलात्मक कार्य को क्या कहते हैं, जेनर कहते हैं या जेंडर कहते हैं या सॉर्ट कहते हैं या काइंड कहते हैं। तो एक साहित्यिक या आर्टिस्टिक कार्य को प्रकार को जेनर कहते हैं। अगला है एन एरर इज जजमेंट काज्ड बाय इग्नोरेंस और सडन वीकनेस। मतलब अज्ञानता के कारण या अचानक कमजोरी के कारण, किसी भी तरीके की कमजोरी, जैसे भावात्मक कमजोरी या ज्ञान की कमजोरी, तो अज्ञानता के कारण या भावात्मक कमजोरी के कारण जो जजमेंट में गलती की जाती है उसे क्या कहते हैं। इरोनियस कहते हैं या हेमरसिया कहते हैं या यूरेसिया कहते हैं। तो ऑप्शन कहलाता है हेमरसिया, HAMARTIA, हेमरसिया कहलाता है। एक ऐसी गलती जो अज्ञानता या अचानक कमजोरी के कारण आती है। 38वां क्वेश्चन है, एन एथिकल सिस्टम दैट evaluates the pursuit of leisure as the highest good is। मतलब एक इथिकल सिस्टम, नैतिक व्यवस्था जो उन्मूलन करती है किसका, एक ऐसी इथिकल सिस्टम, एक ऐसी नैतिक या ऐसा एथिकल सिस्टम जो प्रसन्नता के पीछे का उन्मूलन करती है, मतलब प्रसन्नता छीनती है। हाईएस्ट गुड मतलब अच्छी अच्छाई होने के बावजूद भी प्रसन्नता छीनती है, तो उसे क्या कहते हैं, तो होडोनिज्म कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, होडोनिज्म। एक ऐसा एथिकल सिस्टम जो परस्यूट ऑफ लीजर को इवेल्यूट्स करता है हाईएस्ट गुड होने के बावजूद, मतलब सब सर्वोत्तम अच्छाई तो है लेकिन प्रसन्नता को पीछे छोड़ देता है। तो ऐसे सिस्टम को हेडोनिज्म कहते हैं, HEDONISM, हेडोनिज्म। ना तो रिनेसा कहते हैं, ना प्यूरिटेनिज्म कहते हैं, ना ही यूटिलिटेरियनिज्म कहते हैं, इसे कहते हैं हेडोनिज्म। 39वां क्वेश्चन है, बाय व्हाट टर्म are the two words known when they are pronounced the same way but differ in meaning or spelling or both, where and be। ये कह रहा है कि इस टर्म को क्या कहेंगे जहां दो शब्द उच्चारित किए जाते हैं एक ही तरीके से, लेकिन मीनिंग और स्पेलिंग दोनों का अलग अलग। ऐसे शब्द जिनका स्पेलिंग और मीनिंग, अर्थ और वर्तनी दोनों अलग अलग लेकिन उच्चारण उनका एक जैसा है, तो ऐसे शब्दों को क्या कहेंगे, होमो स्पीसीज कहेंगे या होमोफोन कहेंगे या होमो साउंड कहेंगे। तो जिनका स्पेलिंग और अर्थ अलग हो लेकिन उच्चारण एक जैसा हो, तो ऐसे दो शब्दों को होमोफोन कहेंगे। 40वां क्वेश्चन दिया गया है कि दो ऐसे शब्द जिनका उच्चारण और स्पेलिंग एक जैसी हो, सिर्फ मीनिंग डिफरेंट हो। पहले वाले में था कि उच्चारण एक जैसा, मीनिंग और स्पेलिंग अलग अलग, लेकिन इसमें कह रहा है स्पेलिंग भी वही हो, उच्चारण भी वही हो, लेकिन अर्थ अलग हो, तब होमोफोन नहीं कहेंगे, तब कहेंगे होमोनिम। क्या कहेंगे, होमोनिम, HOMONYM, होमोनिम। होमोफोन नहीं कहेंगे और ना ही होमो सैपियंस कहेंगे। तो 40 क्वेश्चन ये प्रकाश TGT जो लिखी है सुधीर के अरोरा लिटरेरी फॉर्म के कंप्लीट किए। अब ज्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम 40 क्वेश्चन आपको
देखते अपलोड करते रहेंगे, आप लोग ध्यान से पढ़ें और लाभ उठाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जीके मस्ती एमएस में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज टीजीटी इंग्लिश की बुक प्रकाश प्रकाशन की जो हमारे पास है